हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है आपका नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, और ये है क्लास 9 का चैप्टर 3 हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों आज हम अभ्यास प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न तो आपका जो एनसीईआरटी में होता है वो तो आपको करना ही है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करा रहे हैं, वो आपके अभी एनुअल जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा मिड टर्म एग्जाम से पहले हमारी वीडियो देखी होगी और एग्जाम में आपने पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे उसमें से ही क्वेश्चंस आपके आए थे। तो उसी को ध्यान में रखकर हम आगे भी इस वीडियो को इसी तरह से कंटिन्यू करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर कर सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसी में चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है आपका, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। ठीक है बच्चों, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो उत्तर है, वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध के हार के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर एक कठोर एवं अपमानजनक संधि थोप दी। दूसरा, इस संधि में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। अपमानजनक संधि थोप दी और इसमें हो गया आपका सारा भूभाग और लोहे व कोयले की खदानों को फ्रांस, डेनमार्क और बेल्जियम को सौंपना पड़ा। थर्ड पॉइंट है, वर्साय में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, तो ठहराया गया। चौथा, इसमें रूढ़िवादी वाइमर गणराज्य को नवंबर का अपराधी कहकर मजाक उड़ाने लगे। और पांचवा है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का स्वर्ण भंडार, सोने का भंडार लगभग समाप्त हो चुका था। और छठा है, आर्थिक हालात बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए थे। सातवां पॉइंट है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाने पड़ रहे थे। ये स्थिति हो गई थी जर्मनी की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, इसके बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो इसका उत्तर है बच्चों, 1930 के बाद जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता मिलने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है, महामंदी के समय में नाज़ीवाद का जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका था। दूसरा, सन 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। तीसरा है, नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। चौथा, हिटलर के जोशीले भाषण लोगों को हिलाकर रख देते थे। वो अपने भाषणों में जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। पांचवा पॉइंट है, उसका वादा था कि वो बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। छठा पॉइंट है, उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे। तो नाज़ी सोच के खास निम्नलिखित पहलू थे। पहला था, नाज़ी विचारधारा के सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ली आधार पर बेहतर या कमतर मानते थे। दूसरा, वे नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य को सबसे श्रेष्ठ नस्ल मानते थे और यहूदियों को सबसे निम्न नस्ल का आर्यों का कट्टर शत्रु मानते थे। तीसरा पॉइंट है, नाज़ियों का विचार था कि जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। चौथा था, उन्हें अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है, दुनिया पर बच्चों से कायम करना है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। तो उत्तर, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में निम्नलिखित कारणों से असरदार रहा। पहला पॉइंट है, यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नाज़ियों ने फिल्में, रेडियो, तस्वीरें, आकर्षक नारों, पोस्टरों व इश्तहारी पर्चियों का सहारा लिया। दूसरा पॉइंट है, प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द इटर्नल ज्यू ऐसी ही एक विख्यात फिल्म थी।
तीसरा पॉइंट है आपका, प्रचारों में यहूदियों को खास छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए हुए, काफ्तान पहने हुए दिखाया जाता था। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है आपका, नासी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति और नासी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था? एक पैराग्राफ में बताएं। तो ये है इसमें पैराग्राफ में बोल रहा है, तो आपको पैराग्राफ में इसमें आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें उत्तर आपका, नासी समाज में औरतों और मर्दों को समान नहीं माना जाता था। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना तथा उनका पालन पोषण करना है। उन्हें नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, बच्चों को नासी मूल्यों की शिक्षा देने का दायित्व सौंपा जाता था। जो औरतें अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंड किया जाता था। वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। फ्रांसीसी क्रांति और नासी शासन में औरतों की भूमिका के बीच में क्या फर्क था? तो ये फर्क है। तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति में औरतों ने अहम भूमिका निभाई। अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने राजनीतिक क्लब शुरू किए तथा अखबार निकाले। उन्होंने मताधिकार असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांगे रखी। जबकि नाजी शासन में औरतों की भूमिका पर एक शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना व नाजी मूल्यों को शिक्षा देना था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6, नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो उत्तर है, नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला है, नाजियों ने जनता का समर्थन हासिल करने के लिए मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल किया। अपने धुआंधार प्रचार की बदौलत हिटलर लोगों का मसीहा बन चुका था। सन 1933 में उसने जर्मनी के चांसलर का पद संभाला। पद संभालने के कुछ दिनों बाद ही उसने अग्नि अध्यादेश के द्वारा अभिव्यक्ति व प्रेस की आज़ादी जैसे अधिकारों को निलंबित कर दिया, मतलब उनसे सारे अधिकार छीन लिए। नाजियों ने अन्य सभी पार्टियों व ट्रेड यूनियनों पर पाबंदियां लगा दी। चौथा, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना व न्यायपालिका पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। पांचवा पॉइंट है, पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित करने के लिए विशेष नियंत्रित एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आगे आपका महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसके बारे में हमने बताया कि आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं इसको। शॉर्ट आंसर है इस सब में। प्रश्न नंबर 1 है, हिटलर के विचार पर किन दार्शनिक विचारों का आधारित था? तो उत्तर है, चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न नंबर 2 है, 30 जनवरी 1933 को जर्मनी में किस राष्ट्रपति ने हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया? तो उत्तर है, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, नाजी शासन के कुल कितने किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया? तो 52 किस्म के लोगों को। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। द्वितीय विश्व युद्ध के में हिटलर ने सबसे बड़ी भूल क्या की? तो सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी मानी जाती है। ठीक है बच्चों, ये है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ किन देशों ने दिया? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तर है, जर्मनी, इटली और जापान। इन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, किन देशों को मित्र राष्ट्र कहा जाता है? तो उत्तर है, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस को मित्र राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए कौन सा विकल्प चुना? तो हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। प्रश्न नंबर 8 है, घेटो या दबदबा किसे कहा जाता है? तो यहूदी बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे, उन्हें घेटो या दबदबा कहा जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, नवंबर का अपराधी कहकर किसे बुलाया जाता था? तो वाइमर गणराज्य को समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर बुलाया जाता था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, नाज़ीवाद क्या है? तो उत्तर है, यह एक संपूर्ण व्यवस्था है, विचारों की पूरी संरचना का नाम है, जिसका जनक हिटलर को माना जाता है। अदम समानता में एक विचारधारा को ठेलकर दी गई थी, जो नस्ल के मूल्य, मान्यताओं, एक खास तरह के आचार से संबंधित था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव किया गया? तो उत्तर, नाज़ियों द्वारा यहूदियों के साथ किया गया बर्ताव इंसानियत की हद से भी कहीं बुरा और बर्बरतापूर्ण था। यहूदियों पर जुल्म की दास्तान कई चरणों में, या यूँ कहें कि चरणों में थी। पहला है, पहले यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से बेदखल किया गया। फिर उन्हें कहा गया कि उन्हें
जर्मनी के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। कई कानूनी उपाय कर उन्हें सरकारी सेवाओं से निकाला गया, उनके व्यवसाय का बहिष्कार हुआ और उनकी संपत्ति जब्त कर बिक्री कर दी गई। उनकी संपत्तियों को लूटा गया और उनके घर जला दिए गए। तो इतनी नफरत थी यहूदियों से। अब दूसरा पॉइंट है, दिसंबर 1941 में यहूदियों को हुक्म दिया गया कि डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेजों और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छुटा दिया गया। उन्हें घेटो बस्तियों में क्रूरपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। तीसरा पॉइंट है, समूचे यूरोप में यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखानों में लाया जाता था। उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया जाता था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12। हिटलर के विचार किन दार्शनिक विचारों पर आधारित है? तो उत्तर है चार्ल्स डार्विन और हार्ट स्पेंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों। नासियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? तो उत्तर है सभी समाजों का जर्मन साम्राज्य में बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर तो थे, बेहतर थे या बेहतर भी जर्मन मानवता भी जन्मजात आत्मा है। विश्व शांति की ताकत है। हमें जीने का हक है, बाकी किसी को भी जीने का हक नहीं है, अतः इन्हें इनकी नज़र से देखा जाएगा। दूसरा क्या था? जर्मनी इसकी दुर्बलता जीवन परिधि को पुनः राजनीतिक आधार पर बल निर्णय था। उनका मानना था कि लोग अपने को बचाने के लिए ज़्यादा प्रयासों पर कब्जा करना जरूरी है। उनका मानना था कि युद्ध से जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन, धन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये था उनका विश्व के लिए दृष्टिकोण। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। हिटलर का जन्म कब और कैसे हुआ? तो उत्तर, हिटलर ने 1919 में वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली थी और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर उसने नाजी पार्टी का नाम दिया। यही पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जाना जाएगा। महामंदी के दौरान जब जर्मन अर्थव्यवस्था रुक गई थी, जर्मन लोग छंट रहे थे, मजबूर बेरोजगार हो रहे थे, जनता लाचारी और गुर्बत में जी रही थी, तो नाजियों ने प्रोपेगेंडा के द्वारा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाकर अपना नाजी आंदोलन चमका दिया और इसी के बाद चुनावों में 32% वोट से हिटलर जर्मन का चांसलर बना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 15। हिटलर की राजनीतिक शैली कैसी थी? या अथवा हम इसको पूछ सकता है, हिटलर की राजनीतिक शैली का वर्णन कीजिए। तो चलते हैं इसके उत्तर पर। उत्तर है, हिटलर की राजनीतिक शैली में निम्नलिखित बातें शामिल थी। वह लोगों को शांत बने रहने और लीडर और प्रदर्शन में विश्वास रखता था। वह लोगों का भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्परता एकता की भावना पैदा करने के लिए बड़े बड़े सभाएं करता था। थर्ड पॉइंट है, स्वस्तिक लगे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट का प्रयोग किया करता था और भाषण खास अंदाज में दिया करता था। भाषणों के बाद नाजियों भी खास अंदाज में नाजी लोग बजाते करते थे। चूंकि उस समय जर्मनी भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, इसलिए वह खुद को मसीहा और रक्षक के रूप में पेश करता, जैसे जनता को इस तबाही उबारने के लिए उसने ही अवतार लिया। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा तो धूरी राष्ट्रों को घुटने टेकने पड़े। इसके साथ ही हिटलर की पराजय हुआ और जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर अमेरिका के बम गिराने के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, तो हम उस पर कोशिश करेंगे आपको तुरंत वीडियो बनाकर दें। ठीक है बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए आज के लिए